नमस्कार। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम राजनीतिक भूगोल के विषय में जिसमें सबसे पहले राजनीतिक भूगोल की भूमिका और उसके बाद में उसकी प्रकृति को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा कर रहा था। तो एक बात ध्यान में आई, हम सब के जो विषय पूरी तरह से समझ में आता है वो ये है कि मानव भूगोल की जो या मानवीय जो दो घटनाएं हमारे समझ में आती है, ध्यान में आती है, एक तो प्राकृतिक घटनाएं और दूसरा मानवीय घटनाएं। इन दोनों का हमारे यहाँ पर सीधा सीधा सा भूगोल में विभाजन है कि प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी है वो भौतिक भूगोल से जुड़ी हुई है, वो भौतिक घटनाएं कहलाती है, जिसमें जैसे अभी मैं आगे ये वर्णन प्राकृतिक तत्व जो है उनमें करने वाला हूँ कि पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक तत्व जैसे धरातल की राज्य की स्थिति तथा उसके विभिन्न पक्ष, धरातल, जलवायु, जल राशियां तथा जल प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक प्रदर्शन, अनेक जैविकीय अजैविकीय संसाधन, वे सारे के सारे प्रकृति से जुड़े हुए जितने आयाम हैं वे सभी राजनीतिक भूगोल की इस प्राकृतिक तत्व वाले भाग में जुड़ते हैं। और हम यहाँ पर राजनीतिक भूगोल को भी इस क्रम में पढ़ते हैं कि जो प्रकृति से जुड़े हुए पक्ष हैं वो भी पढ़ने हैं और मानव से जुड़े हुए सारे पक्ष भी उसमें पढ़ने। तो मानव राजनीतिक भूगोल की नेचर की दृष्टि से हम दो पक्षों को, दो घटनाओं को, मानवीय घटनाओं को आधार मानकर हम अपने अध्ययन को करेंगे। अब आप कुछ विषयों पर जैसे बात करते हो तो आपको ध्यान में आता है कि राज्य की स्थिति से राजनीतिक भूगोल का क्या लेना देना हो सकता है। तो आप हम समझते हैं कि जिस राज्य की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि स्वतः ही जैसे उसको एक भौगोलिक लाभ होता है। जैसे आप लोगों ने एक कहावत जैसे पुराने जमाने में सुनी, अभी भी कभी सुनते होंगे, ध्यान में आता है कि सभी रास्ते रोम को जाते हैं। ऐसी एक कहावत, मतलब रोम की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कोई भी राष्ट्र का जो जहाज है अगर या जिसको स्थल पर भी प्राचीन काल में यात्रा करना पड़ती थी पुरातन काल में, तो वो रोम होकर ही जाता था। हर युग में रोम का अपना महत्व है। तो उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी बीच के विश्व के ऐसे भूभाग पर है, वो ऐसे स्थल भाग पर है कि जहां कोई भी जाएगा तो वहां पर, जैसे अपन अभी अभी किसी शहर की बात करते हैं, जैसे कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ चौराहे ऐसे होते हैं जहां नहीं चाहते हुए भी आपको वहां से होकर गुजरना, अगर और फिर आप ये चाहते हैं कि मेरी काश मेरी वहां पर दुकान हो, मेरा उद्योग धंधा वहां पर हो, तो स्वतः ही ग्राहक की जरूरत ही नहीं है, स्वतः ही लोग वहां आएंगे अपने, मतलब फिर और आप लोगों ने देखा होगा उस जगह की कीमत भी ज्यादा होती है। कीमत ज्यादा होने का क्या मतलब है? कीमत ज्यादा होने का, उस दुकान की कीमत का, उस जगह का की कीमत का जो महत्व है वो सभी शहरों में हो सकता है। वो जयपुर में जैसे अपने चौपा वाला, पांच बत्ती वाला क्षेत्र हो सकता है, भिलवाड़ा में जैसे गोलपिया वाला क्षेत्र हो सकता है, जोधपुर में जैसे सरदारपुरा वाला ये सेक्शन, मतलब आपको अपने आप ही लगता है। और छोटे छोटे गांवों में भी, छोटी मानव बस्तियों में भी ये होता है कि कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे छोटा सा गांव भी है तो उसका जो बस स्टैंड है वहां पर आप सभी प्रकार की दुकानें देखते हैं। तो वो दुकानों का वहां पर जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन अपने आप में एक ऐसा विषय है कि आप लोगों को लगता है कि स्वतः ही वहां पर वो क्षेत्र अपने आप उस बस स्टैंड के कारण से सारी गतिविधियों का केंद्र हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो उतरता है, आता जाता है, वहां उन गांव की के सभी व्यक्तियों को आना जाना पड़ता है। जैसे पुराने जमाने में कुछ और जैसे बाजार हुआ करते थे और कोई चीजें हुआ करती, तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे कई विषय हैं जो स्वतः ही उसको महत्व दे देते हैं। तो वो बड़े से लेकर छोटे सभी क्षेत्रों में इस तरह की बातें आपको और हमारे को ध्यान में आती है। तो किसी भी एक क्षेत्र की स्थिति तथा ऐसे जो विभिन्न उसके पक्ष हो सकते हैं, उसकी स्थिति का महत्व हो सकता है, वो सारे पक्ष हैं। धरातल का प्रकार, जैसे मैं अभी आपको पहले बता रहा था अरेबिया का, अरेबियन कंट्रीज का जैसे मैंने उदाहरण दिया, तो कहीं उपजाऊ जमीन है तो स्वतः ही दुनिया में आप लोगों ने देखा है कि उपजाऊपन ही जमीन का ही एक ऐसा तत्व था जिसके कारण से मानव ने जब पहली बार अपने आवास की बात की या अपने आवास का विचार उसने किया, तो धरातल की उस उत्तमता के कारण से, उस उपजाऊपन के कारण से ही हुआ। तो कहीं पहाड़ी धरातल है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं किस तरह का है। और
हम एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जितना मानव को रहने में आसानी होगी, जितना कम संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में उसको रहने के लिए, वह उतने ही वैसे ही धरातल की को प्रायोरिटी देगा, वैसे ही धरातल को प्राथमिकता देगा। तो आप हम समझ सकते हैं कि धरातल मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण। और वैसे भी अगर आप देखें भौगोलिक दृष्टि से तो दुनिया के जितने आपके शहर या मानवीय जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको समतल भाग वाले क्षेत्रों में ही मिलेगा। तो यह स्वतः ही प्रकट हो गया, या स्वतः ही स्पष्ट हो गई ये बात कि मानव संघर्ष से बचना चाहता है, उसको जीवन यापन में सुगमता कहाँ है। अभी वैसे भी आप देखें, जैसे भारत का उदाहरण देख लीजिएगा कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा प्रतिशत उत्तर भारत में यह नदियों के किनारे पर रहता है और वहां का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है। इस कारण से है कि वहां जीवन यापन में उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता। एक जो धरातल को लेकर जो संघर्ष है, जीवन यापन को लेकर जो संघर्ष है, वो वहां पर नहीं होता है। तो ऐसे कई विषय जो हमारे ध्यान में आते हैं, जैसे जलवायु से को लेकर जो विषय हो सकता है कि आप जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे या भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो आपको लगता है कि ध्रुवों पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो कम है और भूमध्य रेखा पर भी अपेक्षाकृत कम है। लेकिन 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री जो अक्षांश है उत्तर और दक्षिण में, दुनिया का सबसे ज्यादा तो जनसंख्या का जमाव है इन्हीं अक्षांशों में आपको और हमको नजर आता है। इसका कारण ये है कि ये सम जलवायु के क्षेत्र है। मनुष्य हमेशा अति के क्षेत्रों से बचना चाहता, वो बहुत ज्यादा गर्मी में भी रहेगा, वो ध्रुवों पर बहुत ज्यादा सर्दी में भी नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो सम जलवायु वाले क्षेत्रों में रहने का प्रयास करता है। उसी तरह जल राशियां हैं, जल प्रवाह, नदियां हैं, क्योंकि पानी एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को जीवन में सुगमता प्रदान करता है, आसानी देता है। तो वो ऐसी कई मतलब वहां पर रहने की उसकी जो अपनी एक व्यवस्था है, जो उसकी सहूलियत जिसको हम कह सकते हैं, तो वो उसको आसानी प्रदान करती है, इसलिए वो वहां पर रहना चाहेगा। उसी तरह कई प्रकार के प्रकृति प्रदत्त जैविकीय संसाधन है। जैसे जैविकीय संसाधनों की जब अपन बात करते हैं तो आपको ध्यान में आएगा घास के मैदान है, वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पशुपालन होता है। जैसे मछली के क्षेत्र में तो दुनिया के कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनका मछली पर व्यापार है। तो अजैविकीय कई खदानों वाले क्षेत्र, कई प्राकृतिक संसाधनों वाले क्षेत्र, तो ये एक तरह की भौगोलिक सुविधाएं हैं, संसाधन हैं जो मानव के विकास में या मानव के को समृद्धिशाली बनाने में उस महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये सारी चीजें इस मानव भूगोल के प्राकृतिक विषयों के अंतर्गत है। वैसे ही मानव भूगोल मानवीय तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें जनसंख्या का जमाव हो सकता है। जनसंख्या विरल है तो क्यों है, जनसंख्या अधिक है तो क्यों है, कौन है के पीछे कौन से भौगोलिक कारण है। जब आप ये देखेंगे कि 30 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में दुनिया का अधिकतम जनसंख्या का जमाव है, तो आपको ध्यान में आएगा कि यही वो अक्षांश है जहां पर सबसे ज्यादा अनुकूलता है मानव के जीवन जीने की या यापन करने की। तो स्वतः ही आप समझ सकते हैं इस बात को। वही मानव बसाव को लेकर है कि मानव बसाव दुनिया में सर्वाधिक कहां पर है, और उसी से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था है, सांस्कृतिक विरासत है, ये सारे के सारे विषय जो कुछ मानव से जुड़े हुए विषय हैं। परिवहन हो सकता है, आपका धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण हो सकता है। ये सारे विषय किस तरह से मानव के राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं, ये एक मोटा मोटा जो हमारा अध्ययन की जो पहला विषय हो सकता है वो प्राकृतिक है, मानवीय घटनाओं का अध्ययन। ये यहाँ से विषय की हम शुरुआत करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे।